ज्यादा टाइम है नहीं, है ना, रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा सा फास्ट चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। यस यस अभी दिख रही है? यस ठीक, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था एक्चुअली में, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या हो गया भाई? कैसे जा रहा है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखूं मैं, लिख क्यों नहीं रहा भाई? यहाँ तो बोल लिख रहा है। ठीक है, थोड़ा नीचे से लिखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरा पार्ट क्या था? इलेक्ट्रो डायनामिक, यही था ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट, जब आपका चार्ज रेस्ट पे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब जब चार्ज आपका मोशन में आएगा तो कौन कौन सा चैप्टर आएगा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और कौन सा चैप्टर आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पूरा मैग्नेटिज्म, और कौन सा आएगा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और ईएमआई। क्या यही चैप्टर्स हैं? यस सर। यस सर। भूल गए सब कुछ? अच्छा, तो हमारी सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? चार्ज थी कि नहीं थी? यस सर। यस सर। चार्ज क्या होता है कोई बताएगा? ठीक है, ऐसा इतनी ज्यादा डीप में डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं है, तो अभी मैं ही बताता हूँ। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे आपका मास होता है ना, मास होता है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर को दर्शाता है। सिमिलरली चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसको हम किससे बताते हैं? क्यू से। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम। इसकी यूनिट होती है कूलम। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद हमारा न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, जैसे हम अगर मैं बात करूं कि अदर पार्टिकल्स की, कि भाई चार्ज हमारा दो टाइप का, किस किस टाइप का चार्ज हमारा? दो टाइप का होता है। कि अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज मेरा एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पे मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है। फर्स्ट चार्ज। अब एक बात बताओ मेरे को जरा फास्ट फास्ट, कि मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल लिख रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूँ उस पर चार्ज क्या होगा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका मास क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का जरा चार्ज बताओ कितना होता है? सर -1.6 into 10⁻⁹ आवाज नहीं आ रही? 1.6 into 10 raised to power minus -1.6 into 19. 10 to the power -19। भाई आप लोग क्रैश कोर्स में हो, ये मत भूलो, आपको सारी चीजें आनी चाहिए अब तो। और ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो आनी चाहिए। तो कितना होगा? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम। 90। मास कितना होता है इसका? 9.1 मास कितना होता है? क्या होता है? 9.1 9.1 into 10 to the power minus 9.1 इंटू द पावर माइनस के 9 -27, सॉरी -31 होगा इसका। इलेक्ट्रॉन का माइनस के 31, माइनस प्रोटॉन का होता है। इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻ के 31 kg। सिमिलरली प्रोटॉन का बता दो जरा, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम। और मास कितना होता है?
9.1 raised to power मास 1.67 into 10 raised to power minus 1.67 into 10 raised to minus 27 1.67 into 10 to the power minus के 27 kg। सिमिलरली एक और चार्ज पार्टिकल होता है जो कि न्यूट्रल होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। इस पे ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, charge. नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता। इसका मास कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 1.67 into 10 to 27 kg। 27. ये मिलते कहाँ पे हैं? तो देखो, जैसे मान लो ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, ये कुछ एटम रखे हुए हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहा होता है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक मान लो प्रोटॉन है और एक है न्यूट्रॉन। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लेस होते हैं। ऐसा आपको ये चैप्टर वैसे आपको मैंने नहीं पढ़ाया था, नवीन सर ने पढ़ाया था, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सिमिलरली हम एक और चैप्टर का साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं, ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर? Gravity. ग्रेविटेशन। लेकिन अभी मैं जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे बताऊंगा। तो अब हम आते हैं, जैसे हमने चार्ज देखा, उसके बाद में हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, कोई बताएगा नाम से? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be Charge created, never not be created, destroyed, not but destroyed. can Not be circulate destroyed, in but can be form converted from one form to to another. another कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है, चार्ज Can neither be created nor be Neither destroyed. created, not be destroyed, and can be transmitted one form to another. can neither be created nor destroyed. Destroyed. It only transfer from Only can be transferred from one transfer form to from another form. one body to Another body. another body। अब इसके बाद में एक टर्म आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसका मतलब कि कोई एक बॉडी है, उस पे चार्ज में मान सकता हूँ कांस्टेंट है। जैसे Yes. यही Yes, से sir. स्टेटमेंट आता है कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी। कौन सी बॉडी? आइसोलेटेड बॉडी Isolated. ऑलवेज Remain constant. रिमेन Constant. किसी आइसोलेटेड बॉडी पे चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड बॉडी मतलब हीट, मास, कुछ भी उससे जैसे मैं बोलूं कि एक बॉक्स है, बॉक्स चारों तरफ से आइसोलेटेड मतलब एडियाबैटिक है, चारों तरफ से कोई भी हीट वगैरह अंदर नहीं जा सकती, उसमें अगर हमने कोई चार्ज रख दिया तो वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा बेटा? No, sir. No. No, sir. हाँ, अब देखो रिवीजन है, इतना फास्ट नहीं हुआ तो फिर एक चैप्टर 8 दिन में होगा, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट तो करना पड़ेगा अपन लोगों को। अब हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ Charge. चार्ज, ये क्या होता है भाई? Charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कोई बताएगा? Charge on an object. Charge on a body is integral multiple of E. Integral multiple of the charges. Yes. कोई भी चार्ज जो है ना, Q इक्वल टू And एन ई के टर्म में होगा। मतलब ये जो n है ये क्या होगी, इंटीजर होगा, ओनली इंटीजर वैल्यू होगी। वैल्यू लाइक 1 0, 1, 2 2, 3 4 3, 4. 5 ऐसे नहीं होगी। क्या नहीं होगी? 1.2 Decimal में नहीं 1.5 होगी. ऐसे नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के को हम काट के छोटा नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को हम काट के छोटा नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. भाई मान लो मैं आपको कोई खीरा दे दूं, ठीक है, खीरा को आप पीसेस में काट के सलाद बना लोगे, बहुत सारे पीसेस में Yes, काट, sir. लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं काटा जा सकता, इलेक्ट्रॉन को नहीं काटा जा सकता।
इसीलिए हम उसको बोले भैया ये यहाँ पे होगा, जहां पे भी होगा ना ये एक नंबर में, एक नंबर में होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि यहीं पे कि अगर किसी बॉडी पे मान लो ये कोई स्फीयर है, इस पे Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस के 10 कूलम चार्ज है। बताओ मेरे को इस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट करो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पे? Two into 10 to the Two power 2 into 10 raised to 1 9. 2 इंटू 10 टू द पावर 9। 9. ठीक है, जरा देखते हैं भाई क्या आएगा। आंसर तो मेरे को भी नहीं पता है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई Q इक्वल टू होता है हमारा NE। Q दे रखा है हमें कितना, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 इक्वल टू N अपन को चाहिए E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। अब देखो 1.6 से 3.2 कितने टाइम गया, कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स है कि नहीं। अब 10 टू द पावर माइनस के 19 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द माइनस के 19। अब जब 19 ऊपर आएगा प्लस का हो जाएगा ऊपर और 10 माइनस का है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर क्या, -9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर में होंगे, क्लियर है? Yes. Yes. सर -9 नहीं आएगा उसमें। एक मिनट बेटा, एक मिनट ये कोई गेट ओके। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम देख चुके हैं, अभी देखा है, जस्ट देखा है ना। Yes. Yes. ये भी पता है अपन को कि लाइक चार्ज हमेशा हमारे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, Attract. भाई जो प्लस प्लस अगर आपने रख दिया तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। Repel. और प्लस और माइनस रख दिया, प्लस माइनस प्लस रख दिया तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये सारी चीजें अपन लोग पढ़ चुके हैं। Yes. अब हम आते हैं, अच्छा एक चीज और देखी थी अपन लोगों ने कि चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद में 2-3 प्रोसेस होते थे चार्जिंग के, होते थे। Yes, sir. Yes. तो मैं बोलूं चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई, इसको हटा दो, ये बात लिखा हुआ भी है वैसे तो क्वांटाइजेशन चार्ज। 3 प्रोसेस थे, कोई बताएगा कौन कौन से प्रोसेस थे किसी बॉडी को चार्ज करने के? By induction, Convection. कंडक्शन, इंडक्शन एंड friction. फ्रिक्शन। यस, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। 3 तरह के चार्ज अब का प्रोसेस था। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी की बात अगर की जाए तो हमारे 3 प्रोसेस थे, डायरेक्ट वही लिख देते हैं, फ्रिक्शन, दूसरा क्या था, इंडक्शन, और तीसरा क्या था, Conduction. कंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते थे, आपने देखा होगा कि जैसे मैं इस पेन को अपने सिर में ऐसे ऐसे घिस के थोड़ा सा और किसी बॉडी के किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाऊं तो ये पेन क्या करेगा, उसको कागज के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। 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 जैसे आपने देखा होगा बैलून को अगर अपनी शर्ट Excuse से या me, किसी से sir. घिस दो तो आराम से, हाँ हाँ बेटा, Sir, your screen is कुछ not पूछने जा रहा है क्या visible. Sir, आपकी बेटा? screen बाकी अब लोगों हो को रही है दिख रही है sir visible. स्क्रीन? सर विजिबल है। बेटा हो सकता है आपकी शायद नेटवर्क का इशू हो, बाकी लोगों को दिख रही है तो ठीक है। तो सिमिलरली इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है बेटा? कोई बताएगा इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब है बिना छुए हम चार्ज पे ला सकते हैं। जैसे कोई बॉडी है मान लो, है ना, ये कोई स्फीयर रखा हुआ है, इसके पास में मैंने कोई चार्ज बॉडी रख दी, इसके ऊपर हमारा चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस नेगेटिव स्फीयर को में अट्रैक्ट जो भी करेगा। इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कर लेगा। यस सर, यस अगर यस इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो क्या यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? सर, यस सर। यस अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? अर्थ से। इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ क्या है? ओशियन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स। ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसने क्या बोला? भाई रुको, आराम से चिल मारो, मैं इलेक्ट्रॉन भेजता हूं कुछ। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन भेज दिए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गए तो इन पॉजिटिव चार्ज के साथ में मिले और सारे के सारे क्या कर दिए? न्यूट्रल हो गए। ये वाली साइड क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। बात समझ में आ रही है कैसे न्यूट्रल हो रही है? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही न्यूट्रल हो गई तो हमने क्या किया? इस अर्थ वाले कनेक्शन को काट दिया, इसको हटा दिया। भाई ये चार्ज हट गए, भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए ना, तो ये हट गए। अब जब अब क्या करें? हम इसको भी दूर ले जाएं, कीप अवे। हम इसको भी दूर ले गए तो हमारा फाइनल में क्या हुआ? इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज रह गया। बात समझ में आ रही है कैसे हमारा चार्ज बाई इंडक्शन कर रहे हैं? यस ठीक है। सर। अब हम आते हैं चार्ज बाई कंडक्शन। कंडक्शन का सिंपल सा फंडा है कि मान लो स्फीयर आपके पास है और आप एक रॉड लेके आए जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, या फिर बोल दो नेगेटिवली, चलो नेगेटिवली ठीक है, पॉजिटिवली कुछ भी मान लो। तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन इसमें भग जाएंगे जैसे टच करोगे तो? यस सर, यस सर। यस सर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने टच किया, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन चल के इसमें आ गए, और फिर आपने क्या किया? उसको बॉडी को दूर कर लिया। दूर कर लिया तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आया? फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन sir. तीनों प्रोसेस समझ में आए? यस सर, यस। Yes. ठीक है। अब हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ, हम कूलम्ब चचा बोले थे कि जो फोर्स होता है ना, इस तरह का एक और लॉ है ग्रेविटेशन में। कोई बताएगा कौन सा लॉ है? सेम टू सेम लॉ है, बताना चाहेगा कोई? ग्रेविटेशन चैप्टर में इसी तरह का एक और लॉ है। जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका कूलम्ब्स लॉ है, उसमें भी हमारा एक फॉर्मूला है और एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस सर। फॉर्मूला बताएगा Sir. कोई? फॉर्मूला, सर फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यस, फोर्स इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला उसका होता है। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे क्या है? Q1 upon Q2 upon R square. फोर्स इज वहां पे हमारा फॉर्मूला था F इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलता है, कूलम्ब्स लॉ, कि हमारा जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो जैसे ही इन दोनों के प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारा आता है एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप याद रहे, जो Q1 Q2 की वैल्यू रखोगे विदाउट चार्ज, विदाउट साइन रखोगे, साइन के साथ में नहीं रखना है इस फॉर्मूला।
क्योंकि डायरेक्शन अपन को पता है। जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स मान लो आर डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों पर, लगेगा कि Yes. नहीं लगेगा? Yes, sir. है? तो ये चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस क्यू चार्ज होता और यहाँ पे प्लस क्यू होता, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता, ये इसको खींचता वो उसको खींचता। तो जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सॉरी फोर्स है, वो अपन लोग वैसे निकाल सकते हैं। तो के एक्चुअली में होता क्या है, ये ई आर की वैल्यू यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी होती है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना इसका क्योंकि ये जेई के नोट्स हैं, इसलिए ये थोड़ा सा दिया हुआ है। लेकिन आप ये जान लो कि जो जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ Permittivity of फ्री free स्पेस। space. तो अगर कोई दे दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी है अगर किसी की, तो आप रिलेटिव यूज करो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जैसे मान लो कि कहीं क्या हुआ कि दो चार्ज बैठे हुए हैं, मान लो दो चार्ज बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा उसकी कैलकुलेशन अपन लोग करने वाले। मान लो दो चार्ज बैठे, अगर कोई तीसरा आ जाएगा क्या कोई फर्क पड़ेगा उस पर? जैसे मान No. लो ये कोई क्यू क्यू चार्ज है, Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, क्या इन दोनों के फोर्स पे, इसी को हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूं, बाद में मैंने यहां पर डाल दिया, उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, जैसे मैं मान लो आर डिस्टेंस थी, इन दोनों के फोर्सेस पे इस तीसरे Q3 के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, No, sir. sir. No. देखो ये जो तीसरा आ गया है ना, ये अपना फोर्स लगाएगा, लेकिन इन Q1 और Q2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। फोर्स लगाएगा लेकिन इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो इस Q3 के आने से पहले इन दोनों के बीच में मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अभी भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, अभी भी 10 Yes. न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। बस होगा क्या, मान लो हम Q1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये मान लो नेगेटिव है, ये भी चलो नेगेटिव है, तो आपका F1 लगेगा मान लो यहाँ पे, और F2 लगेगा इस डायरेक्शन में, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे Q1 को। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो हम यही बोलते हैं कि किसी भी फोर्स पे अगर कोई भी एक चार्ज है, मान लो किसी कोई एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज रखे हैं, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे चार्ज रखे हैं, तो टोटल फोर्स जो इस Q चार्ज पे लगेगा वो नेट फोर्स लगेगा। फर्स्ट चार्ज मान लो, इसको फर्स्ट मानना हूं, तो इस पे कितना लगेगा, F12 F13 F14, सबके कारण इस पे जो भी फोर्स लगाया जा रहा होगा उन सबके रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल इस पे फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? Yes. Yes. Yes, sir. आवाज नहीं आई भाई, कम लोगों की आवाज आ रही है, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब थोड़ा सा फास्ट तो चलना पड़ेगा बेटा। जरा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो ये।
नो ऑप्शन दिस क्वेश्चन। ऐसे अपना आंसर निकाल के रखो। जरूरी नहीं कि आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करके ही पहुंचो, कोई बात नहीं, अगर कहीं बीच में कैलकुलेशन अटकी हुई है तो उसको छोड़ दो, बोले बाद में सॉल्व करने ना। हो गया, द टाइम थोड़ा कम है, ठीक है चलो करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। नहीं हुआ, चलो करो करो थोड़ा और करो, वेट करते हैं। Sir, 9.9 into 10 raised to power minus 3. ठीक है, और किसी का आया? Minus 22.5 into 10 की power 9. ओके, और किसी का? हर्ष? ठीक है, देखो भाई आपको क्या बोला है, चार्ज 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलम। एक चार्ज है माइनस के 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलम। एक चार्ज है 1.0 इंटू 10 टू माइनस के 7 कूलम आर फिक्स्ड एट कॉर्नर ए बी एंड सी। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स का कितना होता है एंगल, हर एक एंगल 60 degree. 60 degree. 60 degree. अब तीनों की साइड मान लो, साइड दी है क्या इसने 5 सेंटीमीटर, तीनों की साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी अच्छी बात है। अब उसने ए कॉर्नर पे, मान लो ये ए है, ए कॉर्नर पे चार्ज रखा है कितना 5 इंटू 5.0. 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलम। मान लो ये बी है, बी कॉर्नर पे कितना रखा है Minus 2.5 into 10 is to power. माइनस 7. 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलम। और सी पॉइंट पे 1.0 10 raised to power minus 7. ये मान लो सी है, इस पे चार्ज रखा है 1.0 या फिर 1 ही बोल देते हैं, या फिर इसको 10 टू द पावर माइनस के 7 बोल दूं डायरेक्ट। Yes, sir. Yes. भाई 1.0 से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मेरा माइनस का है, ये मेरा प्लस का चार्ज है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब आप एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या ये अपनी तरफ खींचेगा इसको? Yes, sir. खींचेगा Yes, कि नहीं sir. खींचेगा? ये कौन सा फोर्स होगा, एफ बी सी, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इसको धक्का मारेगा इसे, Yes, Yes, sir. sir. मारेगा कि नहीं? Yes, sir. ये कितना होगा, ये क्या होगा, एफ क्या ये सी है ना, ए Yes, सी। sir. AC. अच्छा मेरे को कोई बताएगा ये एंगल कितना होगा ये वाला? 120. 120. कितना? 120. 120. यस 120 डिग्री, ये हमारा वो होगा 120 डिग्री। सबको क्लियर है 120 कैसे होगा, 60 प्लस 60। Yes, sir. Yes, देखो sir. ट्रायंगल का रूल होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल मतलब अगर मैं इस साइड को बढ़ाऊं, इस साइड को बढ़ाऊं, तो ये जो एंगल होगा अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ये ट्रायंगल का रूल होता है।
जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमेनिंग टू, जैसे 60 और 60 120, इनके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने वही फंडा लगाया कि ये लाइन हमने सीधी गई है तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया इन दोनों के सम के इक्वल, 60 एंड 60। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. अब जरा वैल्यू BC की वैल्यू निकालो। एफ बी सी के की वैल्यू डाल दूं डायरेक्ट? हमारा फॉर्मूला Yes, क्या है? sir. चलो एफ Yes, sir. की Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। R तो के square. क्या मिला? 9 इंटू 10 टू द पावर 9. 9. इंटू Q1 क्या है मेरा? देखो अगर मैं बात करूं BC की बात कर रहा हूं तो B एक तो मेरा 10 टू द पावर माइनस के 7 है, एक है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 5। 5 क्या है मेरा? किसमें है 5? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कन्वर्ट में। करना पड़ेगा मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना मीटर होगा ये? 0.05 होगा कि नहीं होगा? या फिर एक काम करूं कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4। Yes, sir. माइनस के 4 आएगी क्योंकि देखो जब 0.05 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 10 टू द माइनस के 2 था अंदर, माइनस के 2 का स्क्वायर 4। Yes. तो यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 आएगा। तो हमने डायरेक्ट Yes, कर दिया। sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No. ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो 9 इंटू इसको 25 लिख लूं। Yes, sir. अरे पॉइंट हटा रहा हूं या माइनस बढ़ा दूंगा एक और माइनस। अब देखो 7 प्लस 7 कितना हो गया? 14। 14. माइनस के 14 और मैंने ये वाला पॉइंट भी हटाया है तो माइनस के 15। माइनस के 15 में से 9 गया, कितना बचा? -5. माइनस के 15 में से 9 जाएगा, माइनस के 6 बचेगा बेटा। माइनस के 6 बचा और ये 4 ऊपर चला गया, ये 4 भी ऊपर चला गया। माइनस के 6 प्लस 4 कितना हुआ? -2. -2. माइनस के 6 प्लस 4 माइनस के, अरे माइनस के 6 है प्लस कितना होगा? माइनस के 2। -2. No, sir. ठीक है, 25 से 25 कट गया, कितना बचा? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 न्यूटन। ये वाला फोर्स ये आ गया। सिमिलरली आप निकाल लो एफ ए सी। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 इंटू ये क्या है? 5 इंटू 10 टू द माइनस के 7। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 डिवाइडेड बाई 25. फिर से 25 भी आएगा, यही करो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4. कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. अब देखो यहां से कोई वैल्यू आएगी, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है इसीलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं आपको। यहां से मान लो कुछ भी वैल्यू आई न्यूटन में आएगी तो क्या मैं नेट फोर्स कैसे निकालूंगा? अंडर रूट में एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ Plus ए सी AC का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 2 एफ FAC बी सी FAC एफ ए सी कॉस 120. अब यहां से दो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, उनको यहाँ पे पुट करना है और आपका आंसर आपके हाथ में। कंसेप्ट समझ में Yes, आया? sir. कंसेप्ट समझना मेन Yes, मेन sir. चीज है। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। वैसे इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, पॉलीगन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पॉलीगन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलीगन टाइप के भी सेम तरह से हो जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको कंसेप्ट बताऊं पॉलीगन के क्वेश्चंस का, तो एक से एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं देखूं कि मान लो कल को कोई किसने बोल दिया कि एक स्क्वायर है उसके इस कॉर्नर पे क्यू रखा है, इस कॉर्नर पर 2 क्यू रखा है, इस पे क्यू रखा है और इस पे क्यू रखा है। इसकी साइड है मान लो ए। तो मेरे को नेट फोर्स निकालना है इसके सेंटर पे। सेंटर पे नेट फोर्स निकालना है, सेंटर पॉइंट ओ पे मुझे नेट फोर्स निकालना है।
कोई बताएगा कैसे निकालेंगे इसको? सर Anyone? जीरो होगा। सोचो थोड़ा सा, और जीरो होगा क्या होगा? सर अगर इक्वल चार्जेस है तो जीरो होगा नेट फोर्स सेंटर पे। और कोई बताना चाहेगा? सर सेंटर में तो नेट नेट चार्ज 0 ही होगा। चार्ज नहीं बेटा, नेट फोर्स बताना है सेंटर पे। नेट फोर्स बताना है आपको सेंटर पर, न कि नेट चार्ज। सर डायगोनली अगर कट करेंगे। देखो एक बात बताओ, ये मान लो यहाँ पे कोई चार्ज, चलो यहाँ पे एक चार्ज मान लेते हैं, मान लो क्यू चार्ज है यहाँ पे भी। तो क्या ये वाला जैसे मान लो इसको पॉइंट मान लें ए, चलो एक मिनट इसको कलर अलग ले लेता हूँ। black लेता हूँ। मान लो ये पॉइंट माना मैंने ए, ये माना बी, ये माना सी, ये माना डी। इस ए वाले चार्ज की वजह से ये प्लस क्यू है, तो क्या इधर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। यस सर। सिमिलरली देखो डिस्टेंस दोनों की, क्योंकि यहाँ से भी सेम है, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, वही डिस्टेंस ओ पॉइंट से बी पॉइंट की होगी। तो क्या ये वाला क्यू भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा कि नहीं यस लगाएगा? सर। यस तो सर। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे कि नहीं होंगे भाई? यस सर। F1 तो ये F1 क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, होंगे कि नहीं होंगे भाई? अपोजिट लगा रहे हैं ना दोनों, यस सर। हैं? ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, इधर 2Q और Q है, क्या इधर कोई एक फोर्स लगेगा? मान लो यस सर। F2, और इस Q और Q की वजह से किधर फोर्स लगेगा? F3। यस। अब देखो ये F2 और F3 एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर ये Q होता ओनली तो कैंसिल आउट हो जाता। बात समझ में आ रही है? यस सर। जो लोग जीरो Yes, sir. बोल रहे थे वो लोग रट के आए थे क्वेश्चन। वो लोग सोच लिए कि कोई स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके सेंटर पे फोर्स हमेशा जीरो होगा। ऐसा हमेशा सर नहीं मैंने होता। बोला था इक्वल चार्जेस होंगे अगर सारे। हाँ, इक्वल चार्जेस होते ना अगर, तो जीरो होता। इक्वल चार्जेस होते तो जीरो होता। अब कितना होगा भाई? देखो एफ नेट मान लो अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? ज्यादा कौन सा होगा? क्या ये F2 ज्यादा होगा इस 2Q की वजह से? है ना? यस। क्या होगा? F2 माइनस के F1। F2 क्या है मेरा? Q, चलो मान लो के Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई, मान लो ये वाली साइड जो है ना R है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आर स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? के, देखो 2Q है, ये Q है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा आपका नेट फोर्स। समझ में आ रहा है कैसे आया ये? यस। सिमिलरली आपके पास पॉलीगन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो ये 6 साइड है, ये थोड़ी सी कॉर्नर टेढ़े नहीं बन पाए। ठीक है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 साइड होगी। इसको ऐसे डायरेक्ट मिला दें। ठीक है, हमने हर एक उसके कॉर्नर पर चार्ज रख दिया मान लो। अगर मैंने इक्वल चार्जेस रखे हैं सारे के सारे, तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स क्या होगा? सेंटर पे जीरो। जीरो। कैसे कैसे जीरो होगा? सिमिट्री के कारण। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एरिया अराउंड द चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक। होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी चार्ज के कारण
जो अपने चारों तरफ जो कि इमेजिनरी एरिया वो बना लेता है, जिसमें कि अगर हम कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी लेके जाएं और वो इफेक्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहां से कोई नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, धीमे 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 लेके पहुंचा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाए, एक इमेजिनरी सरफेस ऐसा जिसके अंदर मैं अगर किसी चार्ज को भेज रहा हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है Q E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट क्या है? आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि आप इसका कोई खुद का कोई भी चार्ज नहीं मानोगे। अब इसका फॉर्मूला अगर मुझे निकालना चाहूं, मान लो Q ही मान लेता हूं इसको, तो E इक्वल टू मेरा आएगा F अपॉन Q। तो F का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो इसको Q1 मान लेते हैं, चाहे अगर दो सेम चार्ज हैं तो चलो मान लो इसको Q1 मान लिया। ठीक है, तो हमारा F का फॉर्मूला क्या था? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और Q1 ये पहले से है, तो Q से Q कट जाता है, तो मेरा क्या फॉर्मूला आता है? KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला था। अगर 1 2 को हटा दूं, चलो ऐसे कर लेते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या आता है? KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, याद रहे ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मेरा Q चार्ज है, इसकी वजह से ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से हमारी दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के करीब आती हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो कैसी लाइंस होती? Towards the center. मान लो नेगेटिव Q चार्ज होता तो क्या होती? इनवर्ट की होती, ऐसे करके लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये जिस सरफेस पे होती हैं उसके परपेंडिकुलर होती हैं। Yes, sir. अगर कोई बॉडी आपकी चार्ज बॉडी है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ कर्व होते हैं। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू नेगेटिव चार्ज। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मान लो ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये आपका नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और इसमें एंटर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और इससे एंटर। इसमें सिमिलरली एंटर करते हुए दिखा दो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट डालूं कभी भी किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पे एक टेंजेंट डालूंगा, तो ये मेरा डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये क्या है? मेरा टेंजेंट है। टेंजेंट समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट डालूं, तो वो हमारा जो टेंजेंट है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस बट दे नेवर फॉर्म अ लूप। ये कभी भी एक लूप फॉर्म नहीं करती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप फॉर्म कर लेती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप फॉर्म
नहीं करती। और एक चीज इंपोर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नहीं करती हैं। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. है भाई। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं एक बार। कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मान लो कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ऐसे करके, ठीक है। एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब मेरे को कोई बताएगा कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, Sir, A point पे सबसे A point पे सबसे कम A किस point पॉइंट पे है? C C. point पे C point पे अच्छा, हर साहब बताओगे ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्यों है? सर डेंसिटी ज्यादा है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यस, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास में है। अब जहां पे पास पास में है मतलब क्या है? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes sir ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पॉइंट पे, उससे कम होगा बी पॉइंट पे, और उससे भी कम होगा किस पे? सी पॉइंट। C point तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. ठीक है। अच्छा, जितना बड़ा चार्ज होगा क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा? Yes, sir. yes जैसे मैं बोलूं कि 4Q चार्ज है कोई, मान लो एक तो प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ए के 100 प्लस, प्लस के 100 क्यू, क्यू मतलब कुछ भी मान लो, क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? No, sir. no sir दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई जो ताकतवर है उसका फील्ड ज्यादा हैवी होगा, और जो कमजोर है उसका फील्ड कमजोर कम होगा। आ रही बात समझ में? yes ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर हम किसी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो क्या होता है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एफ इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यही फॉर्मूला पढ़ा था। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि एफ इक्वल टू क्यू ई? Yes, yes sir. yes अगर मैं मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें मैं कोई चार्ज एंटर करा रहा, कोई मैंने चार्ज एंटर कराया किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, मान लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की इनिशियल यू थी, तो हमारा चार्ज जो है, अच्छा नेगेटिव चार्ज अगर हम एंटर कराएंगे तो हमेशा, अगर मेरा कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो सेम डायरेक्शन में लगेगा, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर किधर लगेगा? Opposite direction. बताओगे कुछ, कोई बताएगा? Opposite direction में इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या बेटा? अच्छा, उल्टा बता दिया शायद मैंने, है ना? नहीं, ठीक है ठीक है। और इस पर किधर लगेगा बेटा? Opposite direction. opposite में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही मेरा किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है? हाँ, कोई बताएगा? बताएगा कोई? Question repeat करना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी फोर्स पे चार्ज लग रहा है, किसी फोर्स पे
चार्ज अगर लग रहा है तो कैसे पता चलेगा इस फोर्स पे चार्ज लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्या मैंने सही बताया है अभी कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगेगा अपोजिट टू फील्ड लगेगा या सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लगेगा? सोचो जरा। पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर जाने की कोशिश करेगा, ये बताओ पहले। मतलब मैंने तो गलत सेम बता दिया डायरेक्शन तो में लगेगा आप भी मानोगे, देखो। सर अगर इसीलिए मैं, पॉजिटिव चार्ज होगा सर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो यस, इलेक्ट्रिक ये हुई ना की बात, जाएगा। ये हुई ना बात। देखो अभी देखो, जैसे मान लो कि ये मेरी कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, और ये चलो हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल बनी है, तो इसीलिए तो मैंने गलत बताया था आपको। मैंने देखे क्या करते हो। देखो मान लो ये मेरी दो प्लेट है, उसकी डायरेक्शन ये है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, इसको नेगेटिव। तो ये क्या था, ये हमारा रॉन्ग था। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। मतलब आप सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा कि नहीं यस होगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। देखो मैं कभी कभी गलत भी पढ़ाता हूँ जानबूझ के, तो हाँ ठीक है। अब मैंने मान लो इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर कराया, प्लस का क्यू चार्ज, ये किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव प्लेट के नेगेटिव पास या चार्ज। पॉजिटिव प्लेट के पास? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव प्लेट के पास, क्योंकि नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। ये जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, सेम एज, अगर डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज है तो इस मैग्नेटिक नेगेटिव, फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे किधर लगेगा, अपोजिट Yes, sir. यस सर। यस। टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होता ये तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने की कोशिश करता, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है इतनी? यस सर। अब एक बात बताओ मेरे को कि जब यहां से कोई फोर्स, ये कोई पार्टिकल गया है, तो इसके ऊपर वर्टिकल, इसकी वर्टिकल, हमने इसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मान लो यू वाई कंपोनेंट है मेरा, यू वाई कंपोनेंट 0 था, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा था कितना, क्यूई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्यू ई, तो ये क्या होगा, क्यू ई ओवर एम, होगा कि नहीं होगा? Yes, बोलो। sir. यस सर। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया, और जैसे ही हमारा अलोंग वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई की, इक्वेशन ऑफ मोशन, y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की तो हमने देखा यू वाई तो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में 0 था, ये तो मेरा क्या था, 0 था, 0 हो गया। ये क्या होगा, हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू यहां से डाल दो, क्यू ई ओवर एम, यहाँ पे हमने क्यू ई ओवर एम, टू पहले से था ना, 2m इंटू टी स्क्वायर हो गया हमारा, किसकी वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। मतलब, और अब अगर आप यहां से देखोगे तो t की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या? Yes. यस सर। हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो स्पीड टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले से होगी। तो हम यहां से निकाल सकते हैं t इक्वल टू एक्स अपॉन यू, निकाल सकते हैं कि नहीं? यस। हमने इस t पे एक्स अपॉन यू रख दिया तो u हमारा नीचे रह गया, तो हमें पता चला कि y मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, एक्स स्क्वायर के। Okay. y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स स्क्वायर के, तो हमारा ये एक इक्वेशन होती है किसकी, पैराबोला। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके में कि व्हेन चार्ज एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ चार्ज इज लुक्स लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर बोल दे स्ट्रेट लाइन।
या चार्ज पाथ ऑफ द चार्ज रिमेन इफेक्टेड। तो क्या आंसर होगा हमारा? पैराबोला। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. पैराबोला क्यों बनना है ये समझ में आया? Yes, Yes. sir. ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो हम अभी तक पढ़े थे कि हमारा किसी पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे मान लो F इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू क्या था मेरा? अरे मेरा F होता है QE, F होता है QE, E मेरे को चाहिए तो क्या होगा? F अपॉन Q होगा। yes, sir. Yes, sir. और F क्या था मेरा? F क्या था? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था। K Q2 Q1 Q2 और Q1 Q2 मान लो मेरे सेम चार्ज है, तो मैं उसमें से एक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू Q, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया? K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये किसके कारण होता है? एक पॉइंट चार्ज के कारण। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे कोई 5 मीटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes. sir. ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा पॉइंट चार्ज, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी बॉडी पे एक पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन हम लिए घूमे, हर जगह चेक करें सारी चीजों को। एक इलेक्ट्रॉन हाथ में लेके घूम भी तो नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन आपकी हथेली पे रख दूं, आप लेके घूमो, दिखेगा ही नहीं आपको कब गिर गया इलेक्ट्रॉन, कब कहाँ पे क्या है, भाई दिखेगा ही नहीं। दिखेगा क्या? No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमने देखा कि अगर कोई वायर हो तो इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है जो कि चार्ज्ड है, जो कि चार्ज्ड है। अब ये यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट Length. लेंथ। लेमडा का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब पर यूनिट लेंथ क्यों ले रहे भाई? इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, इनफाइनाइट, मान लो कि ऐसे कोई वायर है बहुत लंबा है, इधर भी और उधर भी, मुझे इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा? तो कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, उस पे अगर मुझे, मान लो ये डिस्टेंस है मेरी आर, आर डिस्टेंस है, तो क्या करूंगा? और ये चार्ज वायर है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है पूरा वायर, इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कर दूं नीचे और ऊपर, दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, Yes, sir. तो नीचे क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोल सकता हूँ 2 लेमडा अपॉन 2 के लेमडा, सॉरी के ऊपर पहुंच जाएगा ना, 2 के लेमडा ओवर आर। ये भी फॉर्मूला बोल सकते हो, कहीं कहीं ये भी फॉर्मूला कुछ बुक्स में दे रखा। तो किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर को, कोई वायर है जो कि चार्ज्ड है और उसकी लेंथ है इनफाइनाइट, उसके कारण अगर मुझे किसी पॉइंट पर फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 के लेमडा ओवर आर। सारी बात समझ में? Yes. सिमिलरली अगर कोई सिलेंडर हो तो, अगर कोई सिलेंडर हो तो सिलेंडर के कारण भी सेम फॉर्मूला होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसीलिए मैंने पास पास रखे हैं ये दोनों, क्योंकि दोनों के, अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो वो फॉर्मूला भी सेम होगा, और किसी सिलेंडर के कारण निकालना है तो वो फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन सिलेंडर से बाहर की बात होनी चाहिए। सिलेंडर से बाहर की बात होनी चाहिए। अगर सिलेंडर के सरफेस पे बात करोगे तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी कि सिलेंडर की रेडियस निकालो। लेकिन अगर सिलेंडर के अंदर की बात करोगे, ये हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, तो अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, सरफेस पे आ जाएगा सारा। कंडक्टिंग सिलेंडर हो तो सारा सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। नहीं। तो अगर मैं किसी सिलेंडर की बात करूं, हॉलो हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, उसके लिए क्या करेंगे? इनिशियली तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेकिन सरफेस पे जैसे ही पहुंचते हैं सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और फिर जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होता है।
अब ये तो कंडक्टिंग सिलेंडर हो गया या फिर हॉलो सिलेंडर हो गया। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब होता है कि पूरे सिलेंडर में चार्ज भरा हुआ है। जैसे जैसे ये कोई सिलेंडर है, इस पे पूरे सिलेंडर पे चार्ज भरा हुआ है और ये सरफेस पे नहीं जा रहा चार्ज। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कंडक्टिंग सिलेंडर नहीं है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के कारण क्या होगा भाई? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के कारण क्या होगा? क्या बोला भाई? आवाज आ रही है मेरी? नॉन Yes, कंडक्टिंग yes. सिलेंडर के कारण जो वेरिएशन है वो आपको दिख रहा है, ये सेकंड वाला। कि इनिशियली जैसे जैसे हम सेंटर पे बैठेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगी तो मैक्सिमम हो जाएगा और फिर डिक्रीज होगा उस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रहा था, फिर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगा। Decrease. किसमें? या Non. आपका नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में, ओनली नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में। सिलेंडर का मतलब ये स्फीयर है, ये ऐसे करके होगा, ऐसे करके, ऐसे करके होगा। ये सरफेस होगा एक, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस, हाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अगर कोई प्लेन शीट की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी हम कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगी भाई प्लेन शीट की। तो अभी देख लेते हैं ना, अगर कि कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या होगा? सिग्मा अपॉन Epsilon. 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अभी हमने सिलेंडर का देखा, अभी हम स्फेरिकल शेल का देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेरिकल सेल मतलब अगर ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सेल है, तो कंडक्टिंग के तो सरफेस पे चार्ज पहुंच जाता है सारा का सारा, Yes. सरफेस पे पहुंच जाता है। तो अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, अंदर नहीं होगा तो अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस पे आए तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर बोल दो या 1/q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बोल दो। कब? सरफेस पे। और सरफेस से दूर अगर जाओगे, अगर मान लो यहां पे है तो ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो के क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटर से यहां तक के बीच की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। और ये है आपकी कैपिटल। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसका अगर ग्राफ देखूं तो सेंटर पे जीरो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचता हूं, ये पॉइंट कौन सा है? सरफेस पे। Yes, sir. सरफेस पहुंचता हूं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, फिर धड़ाम से नीचे की तरफ गिरता है। जैसे जैसे दूर जाता जाता हूं मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब जरा एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो।
एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। हिमांशी पाल का ऑप्शन डी आया है। नेहा बेटा आपका क्या आया है? सर डी ऑप्शन। ओके, अनामिका का भी ऑप्शन डी आया है। ठीक है, काफी बच्चों का आ चुका है आंसर, लेट्स डू इट। देखो भाई, अब अगर मैं देखूं तो मेरे को दे रखा है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इतना फोर्स 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोई लाइन चार्ज है, ऐसी लाइन है कोई चार्ज है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर, यहां से कोई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहां पे फोर्स दे रखा है, किसी पी पॉइंट पे फोर्स दे रखा है। कितना फोर्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अपन को पता है, अभी हमने देखा था कि किसी एक लाइन चार्ज के कारण फॉर्मूला क्या होता है, 2 k λ/r होता है। अभी देखा था हमने फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगा दो, ई की जगह पे 2 k λ/r। आर स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल ले लो, बात एक ही है। तो 9 × 10⁴। अब टू है, के क्या है भाई, के बताओगे कोई? 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power 9. 10 to power 9। इंटू लैम्डा में पूछा है, डिवाइडेड बाई आर कितना है मेरा, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² 0.02. -के 2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इक्वल टू 9 × 10⁴। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरा बचा क्या, लैम्डा इक्वल टू, देखो 10⁻⁻² है, ये जाएगा इधर तो क्या बचेगा, 10⁻+ के 2 बचेगा, ये ओनली Yes. प्लस के 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁹। कितना आया, 10⁻⁻⁷ कूलम पर मीटर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब ये क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर है 2020 का। द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। 1.6 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है भाई, कोई बताएगा? 10 raised to power -10। यस, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, करो बेटा करो।
आया किसी बच्चे का आंसर? एक बच्चे का आंसर आया, नेहा कुमारी का। ऑप्शन सी आया है प्रतीक्षा का। ऑप्शन सी आ रहा है ज्यादातर लोगों का। ठीक है भाई, करते हैं। देखो भाई, 1.6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, मतलब आर कितना देखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। ई दे रखा है, एम ई दे रखा है, और अपन 4πε0 की वैल्यू भी दे रखा है। कितना सीधा बंदा है। देखो क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। भाई ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव होता है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, करेंगे कि नहीं करेंगे? है भाई? Yes, sir. तो ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। अब उसने चार्ज एक्सेलरेशन किसका पूछा है? इलेक्ट्रॉन का। एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो दोनों के बीच में पहले फोर्स निकाल लेते हैं। क्या फोर्स होगा भाई? एफ इक्वल टू क्या होगा? कोई बताएगा? अरे किया तो सबने है ना। चार्ज ऑन डायमेंशन। इलेक्ट्रॉन भी वही होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पे भी वही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी वही चार्ज होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। तो इसमें साइन हम रखते नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं कि ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर? यस सर। है के क्या है मेरा? 9 × 10⁻⁹ ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻20। -20 का तो 10 10 20 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। अब देखो 1.6 1.6 1.6 1.6 कट गया। अब यहाँ पे मेरा 19 19 दो बार है। 90 90 कितना हो गया? 30 ये 8 हो 38. गया ना। अब ये 20 प्लस का माइनस क्या है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मेरा माइनस से 38 है, और प्लस का कितना हो गया? 9 और 20 29। यस Minus के मेरा फोर्स कितना आ गया? फोर्स कितना आ गया? तो क्या बचेगा? माइनस के कितना बचेगा? अरे कितना बचेगा माइनस का? सर अगर 9 माइनस बचेगा का कि नहीं 20 बचेगा? है तो माइनस का 20 ऊपर जाके प्लस का 20 नहीं होगा? हाँ प्लस का 20 होगा, तो ये 9 ऐड कर दिया ना, ये भी 9 तो ऐड कर दिया, उसमें 29 कर दिया ना प्लस का। प्लस का Yes, sir. 29 है, माइनस के 38, तो क्या माइनस के 9 बचेगा? यस सर। तो मेरा वो क्या हुआ? 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन फोर्स आ गया। अब फोर्स मेरे को पता चल गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इक्वल टू एम ए 9 इंटू 10⁻⁹ एम मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन का, 9 into इक्वल 10 टू to the power 9 इंटू 31. 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻31। 9 इंटू 10⁻⁻31, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻31 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻31 22. 22 बचेगा। Yes, sir. यस सर। तो आंसर कौन सा हुआ? C option. सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करो भाई। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का भी यूज होगा। यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन फोर्स का भी यूज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ग्रेविटेशन, दोनों दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है ये, दोनों का मिक्सअप।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। अगर आप डिफरेंस देखोगे यहाँ पे तो क्यू क्या आ जाएगा आपका, माइनस के ई प्लस डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई से ही कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा ई आपका नेट चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मास की वजह से भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, मास की वजह से भी तो लग रहा होगा ना, G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से आप ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस कर दो, अगर रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से आप कुछ निकाल सकते हो, मैंने हिंट दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा होमवर्क में करें इसको। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम होमवर्क में। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम। ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके, बाय ओके एवरीवन। सर। थैंक ओके यू बाय, सर। यू वेलकम एवरीवन।